हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राठौड़ राजवंश की चर्चा करने वाले हैं। राठौड़ राजवंश वाला जो टॉपिक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसको एकदम डिटेल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। लगभग 50 सवाल मैं आपको राठौड़ राजवंश से करवाने वाला हूं, और वो 50 सवाल हम इस तरीके से करने वाले हैं, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा दोस्तों। सारे सवाल आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, क्योंकि हर सवाल के साथ साथ उसकी थ्योरी भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। 2 वीडियो में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका पटवार का एग्ज़ाम हो या फिर आपका वीडियो का एग्ज़ाम हो दोस्तों, या फिर आप चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम है, इसके अलावा आपका एग्ज़ाम आने वाला है रीट मेंस का, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। ये हम कलाम अकेडमी की बुकलेट से करने वाले हैं दोस्तों। तो काफ़ी शानदार तरीके से दोस्तों यहाँ पर नोट्स बनाए गए हैं, उनको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जोधपुर के राठौड़ राजवंश की चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। पहला सवाल देखिए, किस विद्वान ने राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा से बताया है? तो किस विद्वान के द्वारा राठौड़ जो है दोस्तों, इनको कन्नौज से आने वाली शाखा वाला बताया गया है? तो ये मुणोद नैन सिंह के द्वारा बताया गया है। यह सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। अब इसकी डिटेल से हम चर्चा करेंगे। जैसे कि राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में कई मत प्रचलित है, तो कई प्रकार के मत राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में है। किसने क्या उत्पत्ति बताई है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि भाटों की पोथियों में राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया गया है। तो राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान भी बताया गया है दोस्तों, भाटों की पोथियों में ऐसा बताया गया है। तो ये सवाल भी आपका बन सकता है। दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी बताते हुए ब्राह्मण भल्लाव की संतान बताया है। तो दयाल दास ने सूर्यवंशी मानते हुए ब्राह्मण भल्लराव की संतान इन्हें बताया है, दयाल दास ने दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों को आधार बनाकर इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। तो कर्नल टोड इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं, दयाल दास भी इन्हें सूर्यवंशी बताते हैं। नैनसी जोधपुर राज्य की ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आना लिखा है। तो नैनसी के अनुसार कन्नौज से आने वाले इनको बताया गया है। अब आगे देखिए, कर्नल टोड तथा डॉक्टर विश्वेश्वर नाथ रेव भी मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज के जयचंद के वंशज मानते हैं। तो कर्नल टोड भी दोस्तों इन्हें कन्नौज के जयचंद के वंशज मानते हैं, और विश्वेश्वर नाथ रेव जो है ये भी इन्हें जयचंद के वंशज मानते हैं। डॉक्टर GS ओझा ने राठौड़ों को बंदायू के राठौड़ों का वंशज बताया है। तो GH ओझा जो है दोस्तों आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बंदायू के राठौड़ों के वंशज इनको बताया है। तो ऐसा सवाल आपका बेसिक बन जाता है दोस्तों, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, किनकी उत्पत्ति किनसे मानी जाती है। कई विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों का वंशज भी मानते हैं। तो मारवाड़ के जो आपके राठौड़ हैं, इन्हें राष्ट्रकूटों का वंशज भी माना जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये मैंने 7 पॉइंट आपको बताए हैं, 7 पॉइंट के 7 पॉइंट आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, राठौड़ों का मूल पुरुष माना जाता है। तो राठौड़ों का मूल पुरुष किसे माना जाता है? तो ये राव सिंह को माना जाता है, ठीक है। तो कभी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए राठौड़ों का मूल पुरुष किसे माना जाएगा, तो ये राव सिंह को माना जाएगा। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष राव सिंह था, जो कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद का वंशज माना जाता है। राव सिंह का कार्यकाल 1240 से लेकर आपका 1273 ईस्वी तक हो जाएगा। पालीवाल ब्राह्मणों की प्रार्थना पर यह मारवाड़ आया था। तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इनको बुलाया गया था, तो ये मारवाड़ आए थे। पाली के निकट बिट्ठू गांव, तो ये बिट्ठू गांव आपको याद रखना है। पाली के निकट बिट्ठू गांव से मिले लेख, देवल का लेख जो मिला है, इसके अनुसार राव सिंह 1273 ईस्वी में सिंध के मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो सिंध के मुस्लिम लुटेरों से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए 1273 में, ठीक है। तो पूछा जा सकता है 1240 से 1273। सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना की, परंतु उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो राठौड़ राजवंश की स्थापना तो दोस्तों राव सिंह के द्वारा कर दी गई थी, लेकिन वो उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो व्यवस्थित किसने किया वो भी हम देख लेते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं दोस्तों, आपको पूरा टॉपिक एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल, निम्न में से मारवाड़ का कौन सा शासक जलालुद्दीन खिलजी से संघर्ष करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया? तो दोस्तों यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी जो है, इससे संघर्ष करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ, यह आपसे पूछा गया है। मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था? तो मारवाड़ का शासक हो जाएगा राव अस्तान। राव अस्तान जो था, इसने जलालुद्दीन खिलजी से युद्ध लड़ा था दोस्तों, ठीक है, और ये वीर गति को प्राप्त हो गया था। ये अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है, तो याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादातर सवाल जो आपके पूछे जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तो रणथंभौर से संबंधित पूछे जाते हैं, लेकिन ये जलालुद्दीन खिलजी वाला मारवाड़ से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। राव आस्तान, आस्तान का कार्यकाल 1273 से लेकर 1291 ईस्वी तक राव सिंह का पुत्र हो जाएगा। तो राव सिंह का पुत्र कौन था दोस्तों? राव आस्तान हो जाएगा, ठीक है। आस्तान ने पाली से हटकर गुंदोज गांव में शक्ति संगठित की तथा खेड़ व ईडर पर अधिकार किया।
तो इन्होंने गुंदोज गांव पर शक्ति संगठित की। तो ये पूछा जा सकता है, तो गुंदोज गांव में शक्ति किसके द्वारा संगठित की गई दोस्तों? तो ये आस्थान के द्वारा पाली में। तथा खेड़ और ईडर पर अधिकार भी इन्होंने कर लिया था। किसने कर लिया था? आस्थान के द्वारा ऐसा कर लिया गया था, खेड़ और ईडर पर अधिकार कर लिया गया था। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की सेना के पाली पर आक्रमण के दौरान संघर्ष करता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में दोस्तों मारवाड़ पर भी आक्रमण किया था और यहाँ पर पाली पर आक्रमण किया था। तो ये संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे राव आस्थान। तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राठौड़ शासक ने सर्वप्रथम मंडोर के प्रतिहारों को परास्त किया? तो किस राठौड़ शासक ने दोस्तों मंडोर के प्रतिहारों को परास्त किया था सर्वप्रथम? ये सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो मंडोर के प्रतिहारों को किसने परास्त किया था दोस्तों? राव दुहड़ के द्वारा परास्त किया गया था। राव दुहड़ का कार्यकाल 1291 से लेकर 1309 ईस्वी हो जाएगा। आस्थान का उत्तराधिकारी था ये। ठीक है, तो सीक्वेंस से याद रखना, सबसे पहले राव सिया है, फिर आस्थान है, फिर आपके राव दुहड़ है। ठीक है, दुहड़ ने प्रतिहारों को परास्त कर मंडोर पर अधिकार कर लिया, परंतु 1609 ईस्वी में वह प्रतिहारों से संघर्ष करता हुआ मारा गया। ठीक है, और दुहड़ के पुत्र रायपाल ने भी मंडोर पर अधिकार किया था। तो दुहड़ का पुत्र था रायपाल, तो ये भी आप याद रखिएगा। दुहड़ का पुत्र कौन हो जाएगा? रायपाल हो जाएगा। इसने भी मंडोर पर अधिकार कर लिया था। रायपाल के बाद भीम, कनकपाल, जाल नरसिंह, भीम हुआ, फिर उसके बाद कनकपाल हुआ, फिर जाल नरसिंह राठौड़ शासक हुए जो भाटियों के साथ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। जाल नरसिंह का पुत्र राव छाड़ा ने अमरकोट के सोडो, जैसलमेर, जालोर, नागौर, सोजत, भीनमाल आदि प्रदेशों के शासकों को परास्त किया। तो जाल नरसिंह का पुत्र था दोस्तों छाड़ा, राव छाड़ा। तो इन्होंने अमरकोट के सोडो को, जैसलमेर, जालोर, नागौर इनके शासकों को पराजित किया था। तो ये जाल नरसिंह का पुत्र था, ये आप याद रखना, राव छाड़ा। ठीक है, 1344 ईस्वी में राव छाड़ा सोनगरा व देवड़ा चौहानों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ये सोनगरा और देवड़ा चौहानों से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ 1344 में। अब आगे देखिए, राव छाड़ा के पश्चात शासक बने राव तीड़ा। छाड़ा का पुत्र था राव तीड़ा ने सोनगरा चौहानों को परास्त कर भीनमाल पर अधिकार स्थापित किया। तो भीनमाल पर अधिकार स्थापित किया था दोस्तों, किसने किया था? राव तीड़ा ने किया था। तो ये आप याद रखना, राव छाड़ा का पुत्र था राव तीड़ा। ठीक है, राव तीड़ा सिवाना दुर्ग की रक्षात तुर्की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। तो तुर्की सेना से लड़ते हुए वीरगति को कौन प्राप्त हुआ था? तो राव तीड़ा प्राप्त हुआ था। मल्लीनाथ राव तीड़ा सलका का पुत्र था। तो फिर मल्लीनाथ राव जो है दोस्तों, ये तीड़ा यानी सलका का पुत्र था, राव तीड़ा का पुत्र था। तो ये आप याद रखिएगा, मल्लीनाथ राव तीड़ा सलका के पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा दोस्तों यहाँ से आपका, तो पूछा जा सकता है। अब अगला सवाल देखिए, मारवाड़ के किस शासक को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है? तो यह भी हमने देखा दोस्तों, राव तीड़ा के पुत्र हो जाएंगे आपके दोस्तों मल्लीनाथ जी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राव तीड़ा के बाद मारवाड़ के शासक कौन बने? मल्लीनाथ जी बने, जिन्हें लोक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। मल्लीनाथ जी ने तुर्कों से महेवा छीन कर, तो तुर्कों से इन्होंने महेवा छीन लिया और उस पर राठौड़ का अधिकार स्थापित किया। मल्लीनाथ जी ने रावल की उपाधि भी धारण की। तो मल्लीनाथ जी के द्वारा दोस्तों रावल की उपाधि भी धारण की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा, रावल मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी ने फिरोज तुगलक के मालवा क्षेत्र के सूबेदार निजामुद्दीन की 13 दलों के विभक्त सेना को परास्त किया था। तो मल्लीनाथ जी के द्वारा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को भी परास्त किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, फिरोज तुगलक के मालवा क्षेत्र के सूबेदार निजामुद्दीन की 13 दलों में विभक्त सेना को परास्त किसने किया था? मल्लीनाथ जी ने किया था। ये निजामुद्दीन भी आप याद रख लेना। मल्लीनाथ जी अपनी पत्नी रानी रूपादे की प्रेरणा से उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए थे। तो इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों रूपादे। तो रूपादे जो थी दोस्तों, इनकी प्रेरणा से इन्होंने उगम सिंह भाटी जी से शिक्षा ग्रहण की थी। तो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? उगम सिंह भाटी हो जाएगा। ये भी आपका एग्जाम में बन जाता है। लूनी नदी के निकट तिलवाड़ा गांव बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर जोधपुर के पश्चिमी भाग, तो जोधपुर का जो आपका पश्चिमी भाग है, बाड़मेर के क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। तो इन्हीं के नाम के कारण इन्हें मालानी कहा जाता है इस क्षेत्र को। इनकी पत्नी रानी रूपादे का भी मंदिर बाड़मेर जिले में बना हुआ है। अगला सवाल देखिए, सर्वप्रथम किस शासक ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया? तो मंडोर को राठौड़ों की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मंडोर को राठौड़ों की राजधानी जो है ये राव चूड़ा के द्वारा बनाया गया था। राव चूड़ा का कार्यकाल 1394 से लेके 1423 ईस्वी आपका हो जाएगा। उसके चाचा मल्लीनाथ ने सालोड़ों की जागीर दी। तो मल्लीनाथ जी के द्वारा इन्हें सालोड़ी की जागीर दी गई थी दोस्तों। जहाँ रहते हुए उसने इंदा परिहारों के संरक्षण से अपनी सैन्य शक्ति संगठित की। तो इंदा परिहारों के संरक्षण से अपनी सैन्य शक्ति जो है वो संगठित की। चूंदा ने इंदा परिहारों की सहायता से मालवा के तुर्की सूबेदार के अधीन मंडोर को हस्तगत किया। चूंदा की मंडोर विजय पर राव मल्लीनाथ ने भी उसकी सहायता कर इसे मान्यता प्रदान की। इंदा परिहारों ने अपनी पुत्री का विवाह चूड़ा से कर
दहेज के रूप में मंडोर को पूर्ण अधिकार चूड़ा को दे दिया। तो मंडोर दहेज के रूप में मिला था दोस्तों चूड़ा को, ये भी आप याद रखना, ठीक है। परिहारों की पुत्री से इन्हें विवाह कर लिया था, इंदा परिहारों की। राव चूड़ा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। चूड़ा 1396 ईस्वी में गुजरात के जफर खां द्वारा मंडोर पर किए गए आक्रमण को विफल किया। तो ये भी आप याद रखिएगा, गुजरात का जो जफर खां था दोस्तों, तो जफर खां द्वारा जब मंडोर पर आक्रमण किया गया था तो उसको भी विफल किसने किया था, तो ये चूड़ा के द्वारा उस आक्रमण को विफल किया गया था। तो ये जफर खां आप याद रखना, जफर खां के द्वारा दोस्तों आपका चूड़ा पर आक्रमण किया गया था मंडोर पर, तो इसको विफल किसने किया, चूड़ा ने किया, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर हालांकि और भी थ्योरी है, देख लेते हैं। चूड़ा ने नागौर के सूबेदार जलाल खां खोकर को मारकर नागौर पर भी अधिकार कर लिया था। तो नागौर का जो सूबेदार था जलाल खां खोकर, तो जलाल खां खोकर को भी चूड़ा ने निपटा दिया और नागौर पर अधिकार कर लिया। चूड़ा ने नागौर के निकट चूड़ासर बसाकर अपनी शक्ति संगठित की तथा खाटू, डिडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल पर अपना अधिकार किया। तो ये बात आप याद रखना दोस्तों, चूड़ा ने नागौर के निकट चुंडासर बसाकर, तो चुंडासर बसाया था, कहाँ पर बसाया था दोस्तों, चुंडासर पूछा जा सकता है, तो चुंडासर इन्होंने नागौर में बसाया था। पूगल के भाटियों में ने मुल्तान के सेना नायक सलीम, जैसलमेर के भाटी जांगलू के सालका के साथ मिलकर चूड़ा पर आक्रमण किया। तो पूगल के भाटियों ने, तो जो पूगल के भाटी थे दोस्तों, इन्होंने मुल्तान के सेना नायक सलीम, इसके अलावा जैसलमेर के भाटी जागलू के सांकला के साथ मिलकर चूड़ा पर आक्रमण किया और 15 मार्च 1423 ईस्वी को इस आक्रमण का सामना करते हुए चूड़ा वीरगति को प्राप्त हो गया। तो 1423 में ये वीरगति को प्राप्त हो गया। राव चूड़ा ने अपनी मोहिलानी रानी के प्रभाव में आकर कान्हा को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल को अधिकार से वंचित कर दिया। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई दोस्तों, राव चूड़ा ने क्या किया, मोहिलानी रानी जो थी इसकी, उसके प्रभाव में आकर कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया, जबकि अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल को उत्तराधिकार नहीं दिया। तो ये आप याद रखिएगा। चूड़ा की रानी चांद कंवर ने जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, चांद बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों, तो चांद कंवर के द्वारा करवाया गया था, जो कि चूड़ा की रानी थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, रणमल के किस मेवाड़ी शासक की सहायता से मंडोर पर अधिकार किया। तो रणमल ने किस मेवाड़ी शासक की सहायता से दोस्तों मंडोर पर अधिकार किया था, तो ये महाराणा मोकल की सहायता से किया था। महाराणा मोकल की सहायता से रणमल ने दोस्तों मंडोर पर अधिकार किया। राव रणमल का कार्यकाल हो जाएगा 1427 से लेकर 1438। ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ शासक महाराणा लाखा के साथ कर मेवाड़ राजनीति में अपना प्रभाव स्थापित किया। तो हंसाबाई का विवाह जो था वो राणा लाखा से करवा दिया था दोस्तों रणमल ने। राव रणमल ने मेवाड़ महाराणा मोकल की सहायता से 1427 ईस्वी में मंडोर पर अधिकार स्थापित किया। मेवाड़ में रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए मेवाड़ी सामंतों ने रणमल की प्रेमिका भारमली के सहयोग से 1438 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। तो ये तो आपको पता होगा, रणमल की हत्या करवा दी गई थी दोस्तों भारमली के सहयोग से 1438 में, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण आपका किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो राव जोधा के द्वारा करवाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। और आपके जोधपुर की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1459 ईस्वी में हुई थी। राव रणमल की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जोधा ने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया और 1453 ईस्वी में मंडोर पर अधिकार किया। तो राव रणमल की मृत्यु के बाद जो इसके पुत्र थे जोधा, जिनका शासनकाल रहा 1438 से लेकर 1489, तो ये शासनकाल एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 1438 से लेकर 1489, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, लगभग 50 साल का ये कार्यकाल रहा है। में जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को इन्होंने संगठित किया और 1453 में दोस्तों मंडोर पर अधिकार कर लिया। आपको पता होगा राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य संधि हुई थी दोस्तों, आवल बावल की जो संधि हुई थी तो वो भी आपकी हुई थी, वो आप याद रखिएगा 1453 में, ठीक है। मेवाड़ महाराणा कुंभा से हंसाबाई की मध्यस्थता में आवल बावल 1453 ईस्वी की संधि की गई। अपनी पुत्री सिंगार कंवर का विवाह जो है जोधा ने दोस्तों वो किससे करवाया था, कुंभा के पुत्र रायमल से करवाया था। तो सिंगार कंवरी का विवाह जो है वो अपने कुंभा के पुत्र रायमल से करवा दिया और पुनः मेवाड़ के साथ संबंध स्थापित किए थे। मारवाड़ मेवाड़ संबंध यहाँ पर आपके आवल बावल संधि में हुए थे 1453 में, ठीक है। 1459 में राव जोधा ने जोधपुर नगर बसाकर इसे अपनी राजधानी घोषित किया। तो 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना हुई और चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना होने के कारण इसे मेहरानगढ़ कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में राठौड़ों की कुल देवी नागनेची माता का मंदिर भी बनवाया। तो नागनेची माता का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों, तो ये आपके राव जोधा के द्वारा ही बनवाया गया था। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी की एक सेना को भी परास्त किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। बहलोल लोधी की सेना को पराजित किसने किया था, तो मारवाड़ के शासक राव जोधा के द्वारा किया गया था। राव जोधा की पत्नी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में बनता है दोस्तों। रानीसर तालाब आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जोधपुर में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राव जोधा की पत्नी जसमादे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था।
डॉक्टर GH ओझा जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। तो GH ओझा के अनुसार दोस्तों जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक किसे माना जाता है, तो ये राव जोधा को माना जाता है GH ओझा के अनुसार। जोधा के पुत्र बीकानेर ने फिर बीकानेर की स्थापना भी की थी। तो बीकानेर की स्थापना राव जोधा के पुत्र बीका ने की थी। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ में गुडला उत्सव किसकी याद में मनाया जाता है। तो गुडला उत्सव जो है यह राव सातल की याद में मनाया जाता है दोस्तों। राव सातल का कार्यकाल 1489 से 1492 ईस्वी हो जाएगा। 1492 ईस्वी में पीपाड़ के युद्ध में अजमेर के हाकिम मल्लू खां को परास्त किया। तो दोस्तों राव सातल ने अजमेर के हाकिम थे मल्लू खां, ये सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। हाकिम मल्लू खां को परास्त किया था दोस्तों किसने, राव सातल ने। परंतु इस युद्ध में घायल हो जाने के कारण राव सातल की मृत्यु हो गई थी। तो ये मल्लू खां आप याद रखना, पूछा जाता है दोस्तों, हाकिम मल्लू खां। ठीक है, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था अजमेर में, राव सातल और आपके हाकिम मल्लू खां। मारवाड़ का गुडला उत्सव मल्लू खां पर सातल की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो मारवाड़ का गुडला उत्सव जो है ये मल्लू खां पर सातल की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सातल की पत्नी फूला भटियाणी ने जोधपुर में फूले लाव तालाब का निर्माण करवाया। तो फूले लाव तालाब का निर्माण कहाँ पर करवाया गया, जोधपुर में करवाया गया। और ये राव सातल की पत्नी थी दोस्तों फूला भटियाणी। तो फूला भटियाणी के द्वारा ही फूले लाव तालाब का निर्माण करवाया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, फूला किनकी पत्नी हो जाएगी, सातल जी की पत्नी हो जाएगी। और फूले लाव तालाब का इन्होंने निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसके शासनकाल में वीरम ने स्वतंत्र मेड़ता राज्य की स्थापना की। तो वीरम देव के द्वारा दोस्तों मेड़ता राज्य की स्थापना की गई थी। तो ये राव सूजा के कार्यकाल में की गई थी। राव सातल की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई राव सूजा मारवाड़ का शासक बना। तो फिर शासक कौन बना आपका, राव सूजा बना 1492 से लेकर 1515 ईस्वी तक। सूजा ने बाड़मेर व जेतारण को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। तो सूजा ने बाड़मेर को जीता, फिर जेतारण को जीता। तो बाड़मेर और जेतारण को जीतकर इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया राव सूजा ने। सूजा के शासनकाल में बीकानेर राव बीका ने जोधपुर पर चढ़ाई की। सूजा के काल में सामंतों ने राज्य की सत्ता को चुनौती दी तथा मेड़ता के सामंत राव वीरम ने स्वतंत्र मेड़ता राज्य की स्थापना भी दोस्तों राव सूजा के काल में की थी। 1492 से लेकर 1515 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी। तो राणा सांगा की सहायता दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, तो राव गांगा के द्वारा दोस्तों आपके मारवाड़ के राणा सांगा की सहायता खानवा के युद्ध में की गई थी। राव गांगा ने अपने पुत्र ने कुंवर मालदेव के नेतृत्व में 4000 सैनिक खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा की सहायतार्थ भेजे थे। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए किसके नेतृत्व में राव गांगा ने सेना भेजी थी, तो मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी हेल्प करने के लिए। ठीक है, लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है आपका सांगा की सहायता किसने की थी, तो मारवाड़ के किस शासक ने की थी, तो उस समय शासक कौन था, राव गांगा था। ठीक है, तो राव गांगा इसका आंसर होता है, राव मालदेव इसका आंसर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राव गांगा ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी, तो मालदेव के नेतृत्व में राणा सांगा की सहायता करने के लिए 4000 सैनिक भेजे थे। इस तरीके से याद रखिएगा। राव गांगा ने 1529 ईस्वी में राव सेका को सेवकी के युद्ध में पराजित किया। तो राव गांगा ने दोस्तों राव सेका को कब पराजित किया था, तो राव सेका जो है इसको सेवकी के युद्ध में 1529 में पराजित किया था। गांगा के शासनकाल में मेड़ता के राव वीरम देव और कुंवर मालदेव के मध्य दौलत खां के हाथी को लेकर विवाद हुआ था। तो दोस्तों गांगा के शासनकाल में मेड़ता के राव वीरम देव जो है, इसके अलावा कुंवर मालदेव के मध्य दौलत खां के हाथी को लेकर विवाद हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। तो दौलत खां के हाथी को लेकर विवाद हुआ था वीरम देव और मालदेव के मध्य। अगला सवाल देखिए, और ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो गांगा के शासनकाल में हुआ था। पूछा जा सकता है कि शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक नाम से पुकारा है। तो हसमत वाला शासक किसे कहा जाता है, राव मालदेव को कहा जाता है। मालदेव राठौड़ वंश के राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र हो जाएंगे कौन, मालदेव। ठीक है, राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि इस समय मारवाड़ का शासक इनके पिता हो जाएंगे राव गांगा। मालदेव 1531 से 1565 का राज्याभिषेक सोजत में हुआ था दोस्तों। इसे कुछ इतिहासकार पितृहंता शासक भी मानते हैं। तो मारवाड़ का पितृहंता शासक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये मालदेव को कहा जाता है। और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। इन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या कर दी थी मालदेव ने। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। तो मारवाड़ का शौर्य युग मालदेव का काल ही कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। इसका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। तो 52 युद्ध इन्होंने जीते दोस्तों, और 58 परगनों के ये विजेता रहे। ये आप याद रखेंगे। यानी मालदेव ने 52 युद्ध लड़े थे और 58 परगने हासिल किए थे। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम भादरा जोन को जीता। इसके बाद नागौर मेड़ता शासक वीरमदेव, शिवाना, बीकानेर, राव जैसी पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। तो दोस्तों इन्होंने बीकानेर के राव जैसी पर भी विजय प्राप्त की थी।
और मेड़ता के विरमदेव पर भी विजय प्राप्त की थी। राव मालदेव ने 1533 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता भी की थी। तो 1533 में जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो उस समय विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक थे, तो उनकी सहायता भी किन्होंने की थी दोस्तों, तो ये राव मालदेव के द्वारा की गई थी। 1542 ईस्वी में मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जैसी पर आक्रमण कर उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। तो 1542 में दोस्तों मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जैसी पर आक्रमण किया था और उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था। फिर इसी चीज़ के चलते दोस्तों फिर आपका अगला युद्ध हुआ था साहेबा पायबा का युद्ध, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। 1541-42 में मालदेव और राव जैसी के मध्य, तो मालदेव और राव जैसी के मध्य दोस्तों पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राव जैसी मारा गया था तथा बीकानेर पर मालदेव का अधिकार स्थापित हो गया था। तो बीकानेर पर मालदेव का अधिकार स्थापित हो गया दोस्तों और राव जैसी यहाँ पर मारा गया। और ये बात हो जाएगी आपकी 1541-42 की, जिसे पाहेबा साहेबा का युद्ध कहा जाता है। ये मालदेव और राव जैसी के मध्य हुआ था। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। तो सोजत दुर्ग हो, मालकोट दुर्ग आपका मेड़ता वाला हो जाएगा, पोखरण दुर्ग हो जाएगा, तारागढ़ दुर्ग में पानी की व्यवस्था करवाई। यह आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मालदेव के दो वीर सेना नायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो ये जेता और कुंपा हो जाएंगे। ये मालदेव के सेनापति थे जो कि गिरी सुमेल के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। गिरी सुमेल पाली में हो जाएगा दोस्तों आपका। ये युद्ध आपका 1544 में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मालदेव की सेना को पराजित किया था। गिरी सुमेल युद्ध में मारवाड़ के वीर सेनापति जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ पर जेता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कहा था, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये किसके द्वारा कहा गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया था, जब आपका दोस्तों 1544 का गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, ठीक है। इसे जेतारण के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई। इसके बाद मालदेव ने वापस जोधपुर, पोखरण, फलौदी, कोटड़ा, जालौन, मेड़ता पर पूर्ण अधिकार कर लिया। तो 1545 में जैसे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, फिर मालदेव ने वापस अधिकार कर लिया। मालदेव तथा अजमेर के हाजी खां, तो मालदेव तथा अजमेर के हाजी खां की संयुक्त सेना ने 1557 ईस्वी में हरमाड़ा के युद्ध में मेवाड़ के शासक राणा उदय सिंह को परास्त किया। तो दोस्तों ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आता है, हरमाड़ा का युद्ध आपका कब हुआ था? तो हरमाड़ा का युद्ध जो है ये आपका 1557 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो ये मालदेव और हाजी खां। तो मालदेव और हाजी खां तो एक तरफ हो जाएंगे, ये आप याद रखना। मालदेव, हाजी खां और एक तरफ वो आपके उदय सिंह हो जाएंगे, यानी ये हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था दोस्तों। ये आप याद रखेगा, मालदेव, हाजी खां और उदय सिंह के मध्य ये हुआ था हरमाड़ा का युद्ध, ठीक है, जिसमें उदय सिंह परास्त हो गए थे। मालदेव ने शेरशाह सूरी से पराजित हुमायूं को सहायता का संदेश भी भिजवाया था। हुमायूं मालदेव से मिलने के लिए जोगी तीर्थ पहुंचा, परंतु परस्पर अविश्वास के कारण दोनों से मुलाकात नहीं हो पाई। अब्बुल फजल और निजामुद्दीन ने मालदेव की प्रशंसा करते हुए हसमत वाला राजा कहा है। तो अब्बुल फजल ने और निजामुद्दीन ने दोस्तों मालदेव की प्रशंसा करते हुए इसे हसमत वाला राजा कहा है, यह आप याद रखिएगा। मालदेव ने जोधपुर गढ़ का कोट, परकोटा, रानीसर कोट व सरपना बनवाया था, ठीक है। ये डिटेल हम इस वजह से पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डिटेल से भी आपका काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया। तो राव मालदेव ने दोस्तों उमादे से विवाह भी किया था, ठीक है, जिन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। तो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी आपकी उमादे। उमादे ने अपना शेष जीवन अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में व्यतीत किया था। तो इन्होंने अपना शेष जीवन रूठने के बाद तारागढ़ दुर्ग में व्यतीत किया था, ये आप याद रखिएगा। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। तो 1562 में दोस्तों मालदेव की मृत्यु हो गई। रूठी रानी उमादे मालदेव की मृत्यु पर सती हुई थी। तो उमादे जो है वो सती भी हुई थी दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, नागौर का दरबार कब आयोजित हुआ था? तो नागौर का दरबार आपका 1570 में आयोजित हुआ था दोस्तों। अकबर अजमेर यात्रा से लौटते समय 3 नवंबर 1570 ईस्वी को नागौर पहुंचा। तो अजमेर यात्रा से लौटते समय 3 नवंबर 1570 को ये नागौर पहुंचा था दोस्तों। ये नवंबर की बात हो जाएगी आपकी। अकबर ने मारवाड़ में पड़े अकाल से राहत दिलवाने के नाम पर शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। तो ये सवाल भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, शुक्र तालाब का निर्माण दोस्तों कब किया गया आपका? तो ये 1570 में किया गया था नागौर दरबार के समय, ठीक है, नागौर में ही किया गया था। परंतु उसका मूल उद्देश्य नागौर में रहकर राजपुताने की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करना था, ठीक है। ये तो बहाना था, मेन रीजन क्या था? अध्ययन करना था भैया राजनीतिक परिस्थितियों का। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा शासक था जो नागौर दरबार में जाकर वापस आ गया था? तो ये राव चंद्रसेन थे दोस्तों। ये नागौर दरबार में गए थे लेकिन वहाँ पर अपने भाइयों को देकर ये वापस आ गए थे।
ठीक है। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गए, परंतु अकबर के व्यवहार एवं अपने प्रतिस्पर्धी बड़े भाई उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहाँ से ये वापस आ गए थे। तो वहाँ पर उदय सिंह को देखने के कारण ये वापस आ गए थे। ठीक है। इनके दो भाई थे आपके चंद्रसेन के, एक तो राम सिंह और एक उदय सिंह। ठीक है, ये बात 1570 की है उदय सिंह की। ठीक है, एक आपकी 1564 की बात आती है, वो राम सिंह वाली बात हो जाएगी आपकी। ठीक है, वो उसकी डिटेल भी यहाँ पर दी गई है, उसके बारे में भी देख लेंगे। मालदेव की मृत्यु के बाद चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसको अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह का विरोध का सामना करना पड़ा। तो दो बड़े भाई थे राम और उदय सिंह, तो इनके विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में दोस्तों राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, राम सिंह जो है वो अकबर से मिलने कब गया था या अकबर से शरण लेने कब गया था दोस्तों? तो ये 1564 ईस्वी में गया था, राम सिंह और एक उदय सिंह। और उदय सिंह की बात कब की हो जाएगी? 1570 की हो जाएगी। 1564 ईस्वी में ही अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया था। तो 1564 में दोस्तों हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई और जोधपुर पर अधिकार कर लिया गया था। ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये आपकी दोस्तों RSM के द्वारा काफ़ी बार पूछी जाती है, दोनों बातें याद रखिएगा। मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर में भागकर भादरा जून में जाकर शरण ले ली। फिर चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भादरा जून में शरण ले ली थी दोस्तों। मुगल सेना राव चंद्रसेन का भादरा जून, सोजत, सिवाना आदि स्थानों पर पीछा करती रही, लेकिन चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया था। तो अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। ये भी आप याद रखिएगा, राय सिंह को दोस्तों जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ के किस शासक को प्रताप का अग्रगामी शासक कहा जाता है? तो प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का दोस्तों आपका महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? तो ये राव चंद्रसेन को कहा जाता है। रावल सुखराज, सूजा, देवीदास आदि चंद्रसेन के साथी थे। तो रावल सुखराज, सूजा, देवीदास ये किसके साथी थे दोस्तों? चंद्रसेन के साथी थे। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों और जंगलों को प्राथमिकता दी। तो चंद्रसेन, ये सवाल आपका पूछा जाता है, पहला राजपूत शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों और जंगलों को प्राथमिकता दी थी? तो चंद्रसेन ने दी थी दोस्तों। ठीक है, महाराणा प्रताप भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन चंद्रसेन आपको आंसर करना है। ठीक है, चंद्रसेन ने आर्थिक तंगी के कारण अपने आसपास के क्षेत्रों में लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोग उससे अप्रसन्न हो गए थे। तो इन्होंने थोड़ी बहुत लूट आरंभ कर दी थी दोस्तों, उसके कारण मारवाड़ के लोग इनसे अप्रसन्न हो गए थे। ऐसी स्थिति में चंद्रसेन ने मारवाड़ छोड़कर सिरोही, वो बाद में डूंगरपुर बांसवाड़ा में शरण ली थी। तो इन्होंने सिरोही में शरण ली, फिर बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इन्होंने शरण ली। पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है। तो ये किसने की है, ये भी याद रखिएगा। महाराणा प्रताप से तुलना चंद्रसेन की किसने की है दोस्तों? तो पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा की गई है। राव चंद्रसेन को विस्तृत नायक, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी आदि नामों से जाना जाता है। चंद्रसेन 1581 ईस्वी में सिचियाद पाली नामक स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये सवाल आपका अभी RSM के द्वारा पूछा गया था, याद रखिएगा। सिचियाय पाली नामक स्थान पर ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे 1581 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है सिचियाय पाली नामक स्थान पर। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, जोधपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह जागीर के साथ किया था? तो जगत गुसाई का विवाह जागीर के साथ दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा किया गया था। ये बात आप याद रखिएगा, मोटा राजा उदय सिंह के द्वारा दोस्तों जागीर से विवाह हुआ था आपका। जगत गुसाई इनको कहा जाता है। मारवाड़ क्षेत्र 1581 से 1583 तक खालसा रहा, यानी खाली रहा आपका 1581 से लेके यहाँ पर 1583 तक दोस्तों कोई शासक नहीं था यहाँ पर। तो 1581 से लेके 1583 तक मारवाड़ में खालसा रहा, ये सवाल भी पूछा जाता है। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। फिर 1583 में जोधपुर का शासक कौन बना दोस्तों? तो ये आपका मोटा राजा उदय सिंह बना था, और ये 1583 से लेकर 1595 तक रहा। उदय सिंह मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये पूछा जा सकता है, मोटा राजा उदय सिंह जो था दोस्तों, वो पहला आपका दोस्तों राजपूत शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, यानी मारवाड़ का पहला शासक था जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसने अपनी पुत्री जगत गुसाई जोधाबाई का विवाह जागीर के साथ किया था। तो अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह जो है वो जागीर के साथ किया था दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह को विवाह के अवसर पर अकबर ने 1000 का मनसब प्रदान किया था दोस्तों, मनसबदार बनाया था 1000 का। शहजादा खुर्रम जहांगीर व जोधाबाई का पुत्र था। तो खुर्रम जो था दोस्तों, ये किनका पुत्र था? तो ये आपका जहांगीर और जोधा का पुत्र था। उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ बसाकर उसे राठौड़ सत्ता का तीसरा केंद्र बनाया। तो उदय सिंह का पुत्र था किशन सिंह।
उदय सिंह का पुत्र हो जाएगा दोस्तों किशन सिंह, और किशन सिंह ने ही किशनगढ़ शहर बसाया था दोस्तों आपका 1609 ईस्वी में। कब बसाया था ये आपका? 1609 ईस्वी में। ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मारवाड़ के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? तो सवाई राजा की उपाधि दोस्तों अकबर के द्वारा किसे प्रदान की गई थी? तो राव सूर सिंह को प्रदान की गई थी। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद अकबर ने सूर सिंह को 1595 से लेकर 1619 तक सवाई राजा की उपाधि देकर मारवाड़ का शासक बनाया। तो 1595 से लेकर दोस्तों 1619 तक कौन शासक रहा आपका दोस्तों? ये आपका मोटा राजा उदय सिंह रहा। ये आप याद, मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र सूर सिंह रहा। ये आप याद रखेंगे। अकबर ने लाहौर में उसे टीका देकर 2000 जात और 2000 सवार का मनसब प्रदान किया। तो अकबर में लाहौर में उसे टीका दिया और 2000 जात और 2000 सवार का मनसब भी प्रदान किया। खुर्रम के मेवाड़ अभियान में सूर सिंह ने भी उसका साथ दिया। सूर सिंह की सेवा से प्रसन्न होकर जहांगीर ने इसे 5000 जात व 3000 सवार का मनसब प्रदान किया। फिर जहांगीर ने दोस्तों इसे 5000 जात, तो ये आप याद रखिएगा, 5000 जात और 3000 सवार का मनसब प्रदान किया। ठीक है, जबकि आपके अकबर के द्वारा दोस्तों 2000 जात और 2000 सवार प्रदान किए गए थे, जबकि यहाँ पर 5000 जात और 3000 दोस्तों ये किसने प्रदान किया? आपके जहांगीर ने प्रदान किए। जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी थी? तो दल थम्बन की उपाधि महाराणा गज सिंह को दी जाती दोस्तों, महाराजा गज सिंह को। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा दी गई थी? तो दल थम्बन की उपाधि जो है ये जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी गज सिंह को। ठीक है, जहांगीर ने गज सिंह 1619 से 1638 ईस्वी के लिए सिरपाव भेजा। बुरहानपुर में उसे टीके का दस्तूर किया। तो बुरहानपुर में टीके का दस्तूर किया। इनका कार्यकाल 1619 से लेकर 1638 रहा। ये भी याद रखिएगा। सूर सिंह के बाद जहांगीर ने इसे 3000 जात और 2000 सवार का मनसब प्रदान किया। तो 3000 जात और 2000 का मनसब प्रदान किया था दोस्तों गज सिंह को। मनसब झंडा राजा की उपाधि देकर सम्मानित किया। 1623 ईस्वी में उसने मनसब में वर्दी कर उसे शहजादे खुर्रम के विद्रोह को दबाने भेजा। तो खुर्रम का जो विद्रोह हुआ था उसे दबाने के लिए जहांगीर ने भेजा था दोस्तों 1623 ईस्वी में। ठीक है, किसे भेजा गया? गज सिंह को। और यह मुगलों के बीजापुर व कंधार अभियान में भी साथ था। तो बीजापुर और कंधार अभियान में कौन साथ था दोस्तों? गज सिंह साथ थे। गज सिंह ने खाने जहां लोधी के विद्रोह को दबाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गज सिंह ने दोस्तों खान जहां लोधी के विद्रोह को दबाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी। तो ये दल थम्बन की उपाधि कब प्रदान की गई थी? 1621 ईस्वी में प्रदान की गई थी गज सिंह को। ठीक है, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। ये पूछी जाती है एग्जाम में। गज सिंह ने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के प्रभाव में आकर अपने छोटे छोटे बेटे जसवंत सिंह को, सबसे छोटे बेटे जसवंत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो गज सिंह ने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के प्रभाव में आकर दोस्तों अपने सबसे छोटे बेटे जसवंत सिंह को दोस्तों उत्तराधिकारी बनाया। इस बात से नाराज होकर गज सिंह का बड़ा बेटा अमर सिंह शाहजहाँ के दरबार में चला गया। तो अमर सिंह जो था वो शाहजहाँ के दरबार में चला गया और शाहजहाँ ने अमर सिंह कटार का धनी को नागौर का परगना प्रदान किया। तो फिर अमर सिंह जो था दोस्तों, जिसे कटार का धनी कहा जाता है, इसे नागौर का परगना प्रदान किया था किसने? शाहजहाँ ने। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, गज सिंह ने क्या किया? आपने सबसे छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बना दिया जसवंत सिंह को। तो अमर सिंह नाराज हो गया और अमर सिंह शाहजहाँ के दरबार में गया। शाहजहाँ ने उसे दोस्तों नागौर का परगना प्रदान किया था। किसने प्रदान किया था? शाहजहाँ ने। ये भी याद रखिएगा। मुणोद नैणसी जोधपुर के किस महाराजा का दरबारी था? तो मुणोद नैणसी जो था ये जसवंत सिंह प्रथम का ही दरबारी था। ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम का जन्म 26 दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। तो जसवंत सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? बुरहानपुर में हुआ था दोस्तों 26 दिसंबर 1626 को। तो 26 दिसंबर 1626 आप याद रखिएगा। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के समय महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की आयु 11 वर्ष थी। तो राज्याभिषेक के समय जसवंत सिंह की आयु कितनी थी? 11 वर्ष थी। अतः बादशाह ने आशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात वो 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। तो राज सिंह कुंपावत जो है दोस्तों वो इसके संरक्षक बने थे। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, किसके? जसवंत सिंह के संरक्षक बने राज सिंह कुंपावत। इनको दोस्तों 1000 जात और आपके 400 सवार दिए गए। तो 1000 जात और 400 सवार इनको दिए गए और इनको दोस्तों मंत्री नियुक्त किया गया। किसे? राज सिंह कुंपावत। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी तथा 4000 जात और 4000 सवार का मनसब भी प्रदान किया। तो मुगल बादशाह शाहजहाँ ने दोस्तों जसवंत सिंह जो था इसको 4000 जात और 4000 सवार और महाराजा की उपाधि भी प्रदान की। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध 1657 से 58 में हुए थे दोस्तों। में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। ये भी आप याद रखिएगा। यानी कि पहले तो आपके औरंगजेब के विरुद्ध जो धर्मत का युद्ध हुआ था उसमें जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? दारा का साथ दिया था। लेकिन बाद में फिर औरंगजेब का साथ दिया था। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी
महारानी महामाया ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवाया कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी होकर लौटते हैं या फिर मर मिटते हैं। तो ये बात है दोस्तों। इनकी रानी जो थी उदयपुरी रानी, जिन्हें महारानी महामाया कहते हैं, उन्होंने गेट बंद करवा दिए थे। ठीक है। जसवंत सिंह प्रथम को 1645 ईस्वी में आगरा का प्रबंध सौंपा एवं 1648 ईस्वी में कंधार का अभियान पर भेजा गया। तो जसवंत सिंह प्रथम को 1645 ईस्वी में फिर आगरा का प्रबंध सौंपा गया था और 1648 में कंधार अभियान पर भी भेजा गया था। तो आगरा और कंधार अभियान पर इनको भेजा गया। कंधार अभियान से प्रसन्न होकर शाहजहां ने जसवंत सिंह को मनसब 6000 जात और 6000 सवार प्रदान किए। फिर 6000 जात और 6000 सवार इनको प्रदान किए गए कंधार अभियान से खुश होकर। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता करने हेतु दक्षिण भेजा गया। फिर शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भी इनको भेजा गया। जसवंत सिंह ने आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि नामक ग्रंथों की रचना की है। ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आनंद विलास की रचना जसवंत सिंह ने की। अनुभव प्रकाश आप याद रखना। सिद्धांत बोध, भाषाभूषण वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रबोध चंद्रोदय भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये पांचों किताबें आपको याद रखनी है। ये सब आपकी जसवंत सिंह की हो जाएगी। ठीक है। जसवंत सिंह के दरबार में सूरत मिश्र, कौन कौन? सूरत मिश्र, नरहरिदास, नरहरिदास आपके इंपॉर्टेंट है, बनारसी दास, नवीन कवि आदि प्रसिद्ध विद्वान थे। मोनोद नैन्सी उसका मंत्री था। तो मोनोद नैन्सी भी किसके दरबार में हो जाएगा? जसवंत सिंह के दरबार में हो जाएगा। जसवंत सिंह को 1673 ईस्वी में काबुल भेजा गया। वहीं पर 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जमरूद अफगानिस्तान में इसकी मृत्यु हो गई। तो जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई दोस्तों? तो जमरूद में हुई थी। जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई? जमरूद में हुई। जन्म बुरहानपुर में हुआ था। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा। काबुल भेजा गया था और काबुल अभियान के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी 1678 में। जसवंत सिंह की पत्नी अति रंगदे ने जोधपुर में जान सागर का निर्माण करवाया था। तो अति रंगदे ने दोस्तों जोधपुर में जान सागर, शेखावत जी का तालाब जिसे कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो अति रंगदे के द्वारा दोस्तों जोधपुर में जान सागर का निर्माण करवाया गया था, जिसे शेखावत जी का तालाब कहा जाता है। इसकी दूसरी पत्नी जसवंत दे ने जोधपुर में राय का बाग, तो जसवंत दे ने राय का बाग और कल्याण सागर, रातानाला का निर्माण करवाया था। तो राय का बाग आपका जोधपुर में बना हुआ है, इसका निर्माण जसवंत दे के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। और कल्याण सागर का निर्माण भी जसवंत दे ने करवाया था, लेकिन जान सागर का निर्माण अतिरंग देवी ने करवाया था, जिसे शेखावत जी का तालाब कहा जाता है। तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में रहने वाला जोधपुर का राजकुमार कौन था? तो शाहजहां के दरबार में रहने वाला जोधपुर का राजकुमार कौन हो जाएगा? अमर सिंह राठौड़ हो जाएगा। अमर सिंह राठौड़ को नागौर दिया था दोस्तों। ठीक है, तो अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के शासक गज सिंह का पुत्र था। अपने पिता द्वारा जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाने के कारण नाराज अमर सिंह शाहजहां के दरबार में रहने लगा। शाहजहां ने उसे नागौर का परगना दिया था। अमर सिंह अंततः दरबारी षड्यंत्रों का शिकार हुआ और अर्जुन गोड द्वारा धोखे से मारा गया। तो ये अर्जुन गोड के द्वारा धोखे से मारा गया था। तो ये बात आप याद रखिएगा, अर्जुन गोड के द्वारा ये धोखे से मारा गया था अमर सिंह। ठीक है, इसे कटार का धनी भी कहा जाता है। आगे देखिए, वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह का लालन पालन कहाँ पर किया था? तो अजीत सिंह का लालन पालन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता होगा दुर्गादास राठौड़ ने दोस्तों औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह की सहायता की थी और अजीत सिंह जो था इसका लालन पालन कहाँ पर हुआ था? कालंदरी गांव में हुआ था। ठीक है, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह की जमरूद में मृत्यु हो गई थी। तो जमरूद में मृत्यु होने के बाद 1679 ईस्वी में जन्मे उसके नवजात पुत्र अजीत सिंह को मुगल बादशाह औरंगजेब से बचाने में दुर्गादास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, अजीत सिंह 1679 से लेके ये 1724 तक आपका शासक रहेगा। का लालन पालन कालंदरी गांव सिरोही में हुआ। कालंदरी गांव कहाँ पर हो जाएगा? आपका सिरोही में हो जाएगा। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा कि ब्राह्मण जयदेव के घर में हुआ था। तो इनका जो है लालन पालन कहाँ पर हुआ? ब्राह्मण जयदेव के घर में हुआ था। ठीक है, कालंदरी सिरोही में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। अजीत सिंह का पालन पोषण गोराधाई ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। तो अजीत सिंह का पालन पोषण है ये गोराधाई ने किया था दोस्तों। ठीक है, जिसे मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहा जाता है? तो गोराधाई को कहा जाता है। अजीत सिंह ने 1715 ईस्वी में अपनी पुत्री इंद्रकौरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुख शेर के साथ किया था। तो अजीत सिंह ने दोस्तों 1715 ईस्वी में अपनी पुत्री इंद्रकौरी, तो इंद्रकौरी जो थी दोस्तों, इसका विवाह फर्रुख शेर के साथ किया था। ये आप याद रखिएगा। तो अजीत सिंह की पुत्री इंद्रकौरी का विवाह किसके साथ हुआ? फर्रुख शेर के साथ हुआ। अजीत सिंह ने दुर्गा पाठ, भाषा और गुणसागर नामक ग्रंथों की रचना की। तो दुर्गा पाठ की रचना, भाषा और गुणसागर की रचना किसने की दोस्तों? ये अजीत सिंह ने की। अजीत सिंह ने जोधपुर में फतेह महल, मूल नायक और घनश्याम मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो फतेह महल, मूल नायक और घनश्याम मंदिर का निर्माण भी अजीत सिंह ने करवाया। 1724 ईस्वी में अजीत सिंह के बड़े बेटे अभय सिंह के कहने पर
उसके छोटे भाई भगत सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, तो अभय सिंह के कहने पर उसके छोटे भाई भगत सिंह ने दोस्तों अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। तो ये भी याद रखिएगा, भगत सिंह के द्वारा दोस्तों अजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अपने छोटे भाई भगत सिंह ने ही बड़े भाई की हत्या कर दी अजीत सिंह की। वीर दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मेवाड़ के किस शासक के साथ मारवाड़ का गठबंधन हुआ था? तो राज सिंह प्रथम। ये आप याद रखिएगा, वीर दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मेवाड़ के कौन से शासक थे? राज सिंह थे, जिनका मेवाड़ मारवाड़ दोनों का गठबंधन हुआ था दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, दुर्गादास ने अपने स्वामी जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी औरंगजेब से दिलवाने हेतु संघर्ष किया था। मेवाड़ के राज सिंह प्रथम ने सहायता की थी दोस्तों। राज सिंह प्रथम के समय दुर्गादास के प्रयासों से सिसोदिया राठौड़ और मेवाड़ मारवाड़ गठबंधन का निर्माण हुआ। वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को उसके विरुद्ध बगावत करने के लिए प्रेरित किया था तथा उसके पुत्र व पुत्री बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म भी निभाया था। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मैं बता देता हूँ दोबारा से आपको। देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब के पुत्र अकबर, तो औरंगजेब का एक पुत्र था, ठीक है, अकबर। अभी आपने दोस्तों वो छावा मूवी देखी होगी, उसमें भी आपका एक अकबर दिखाया गया है, ये उसी अकबर की बात हो रही है। तो ये अकबर जो है उसके विरुद्ध बगावत करने के लिए प्रेरित था, औरंगजेब के विरुद्ध। ठीक है, तो उसने उसके पुत्र जो थे, अकबर के पुत्र जो पुत्र पुत्री थी बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा को इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म भी निभाया था। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। वीर दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु आपकी उज्जैन में हुई थी। ठीक है, शिप्रा नदी के तट पर इनकी छतरी बनी हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुर्गादास राठौड़ जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण के पुत्र थे। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ राज्य के सालवा गांव में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सालवा गांव में इनका जन्म हुआ था दोस्तों दुर्गादास राठौड़ का। दुर्गादास का अंतिम समय कष्टपूर्ण रहा। उसे मारवाड़ के दरबारी षड्यंत्रों के कारण अंततः मेवाड़ आना पड़ा, जहाँ उसे रामपुरा की जागीर प्रदान की गई और हाकिम बनाया गया। तो मारवाड़ के दरबारी षड्यंत्रों के कारण उसे फिर मेवाड़ आना पड़ा और रामपुरा की जागीर उसे प्रदान की गई और हाकिम बनाया गया। तो ये आप याद रखना, रामपुरा की जागीर इसे प्रदान की गई और हाकिम बनाया गया था। ये हाकिम वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा चुका है, क्या बनाया गया था? हाकिम बनाया गया था। दुर्गादास की मृत्यु 12 नवंबर 1718 में उज्जैन में हुई। वहीं उनका शिप्रा नदी के किनारे दाह संस्कार किया गया। तो शिप्रा नदी के तट पर ही दोस्तों इनकी छतरी बनी हुई है, वहीं पर इनका दाह संस्कार हुआ 1718 में। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती व राजपुताने का गेरी बालड़ी कहा जाता है। तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है और गेरी बालड़ी किसे कहा जाता है? और ये आपका दोस्तों राठौड़ों का यूलिसेस, ये भी किसे कहा जाता है? ये भी आपके दोस्तों दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? आपका कर्नल टोड ने कहा था राठौड़ों का यूलिसेस। आप याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आज का अंतिम सवाल हमारा 25वां सवाल देखिए दोस्तों। देखिए, इसमें 50 सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ और 50 सवाल में पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम 25 सवाल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 25 सवाल डिस्कस करेंगे। देबारी का समझौता किस वर्ष में संपन्न हुआ था? तो ये 1708 में आपका संपन्न हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो देबारी का समझौता जो है दोस्तों ये आपका 1708 में हुआ था। देबारी समझौता 1708 में किस किस के मध्य हुआ था? ये आप याद रखिएगा, सवाई जयसिंह आमेर के मध्य, इसके अलावा अजीत सिंह मारवाड़ के मध्य और एक आपके अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के मध्य हुआ था। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, अमर सिंह द्वितीय मेवाड़ के, सवाई जयसिंह आमेर से और अजीत सिंह मारवाड़ का। इस समझौते के तहत मेवाड़ महाराणा जयसिंह की मदद देने को तैयार हो गया था, किंतु शर्त यह थी कि जयसिंह मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवरी से विवाह करे। तो जयसिंह जो था दोस्तों वो मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवरी से विवाह करें तथा चंद्रकुंवरी का जो बेटा होगा वही आमेर का शासक बनेगा। ये डील यहाँ पर हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इस समझौते के तहत महाराणा अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जयसिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह को मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध मदद देने को तैयार हो गया। तो इस समझौते के तहत ही अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जयसिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह को मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के विरुद्ध मदद देने को तैयार हो गए थे। ठीक है, अजीत सिंह कालांतर में गुजरात का सूबेदार बना। मुगल शासक फर्रुख शेर को गद्दी से हटाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ आज का टॉपिक हम यहीं पर ही खत्म करते हैं दोस्तों। बाकी के जो सवाल है 25 सवाल वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। देखो, इसको आप डबल स्पीड में देखना, अगर आप इसे डबल स्पीड में देखोगे तो ये आपका जल्दी पूरा हो जाएगा। देखो, यहाँ पर मैं पूरा टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, एक तरीके से थ्योरी भी साथ के साथ चल रही है, तो इस वजह से समय लग रहा है। अगर 25 सवाल करवाने हो तो 5 मिनट में भी हो जाएंगे 25 सवाल, लेकिन यहाँ पर थ्योरी पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ताकि रीट मेंस वालों का जो फ्यूचर में एग्जाम होगा तो उनके लिए भी ये वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। थैंक यू सो मच।